नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में आज कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि जिस तरह की वॉलेटिलिटी, जिस तरह की गिरावट बाज़ार में बनी हुई है, ये कहाँ जा कर के थमती हुई दिखाई देगी। बाज़ार में अगला सपोर्ट कौन सा है, क्योंकि आज सुबह से हम जो बातचीत कर रहे हैं उसमें बार बार अब लोग जो है 22,000 के नीचे 21,500 के सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो क्या बाज़ार में अभी 300-400 पॉइंट की और ज़्यादा गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है? आज के बाज़ार की अगर हम बात करें तो 22,004 ये निफ्टी पे इंट्राडे लो देखने को मिला है और वहाँ से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। और वहाँ से थोड़ी बहुत नहीं, 100 अंकों की रिकवरी इस समय निफ्टी में आई है। 22,112 का लेवल देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी 12 अंकों की गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। दबाव हालांकि अक्रॉस द सेक्टर आज के माहौल में देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा दबाव पीएसयू बैंक्स में हम देख रहे हैं कि देखने को मिल रहा है और वहाँ पर करीब 1.5 से 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पे दबाव अभी भी कम नहीं हो रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 1%, निफ्टी मिड कैप 100 करीब 0.25% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम बात करें तो जो हरा निशान देखने को मिल रहा है वो जिन सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है, रिकवरी जहाँ पर है उसमें मेटल है। इसके अलावा IT हम देख रहे हैं करीब 0.25% से ऊपर कामकाज कर रहा है। तो क्या आज के इस बाज़ार में मेटल और IT के अंदर कुछ खरीदारी की जा सकती है? जहां पर ज़्यादा दबाव है वहां पर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? इन्हीं तमाम प्रश्नों के उत्तर आज के कार्यक्रम में हम तलाशेंगे और आपके सवालों के उत्तर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले रूबरू कराते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान रचित खंडेलवाल जी को। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण दिन था सर, और जब आप नई बार मुलाकात होती है आपसे, बाज़ार में एक सपोर्ट और टूट चुका होता है। अब क्या करें सर, अब तो 22,000 भी बचेगा कि नहीं शाम तक, इस पर बातचीत हो रही है। बिल्कुल मतलब जो है बॉर्डर पे छू करके वापस आया है और 100 अंकों की रिकवरी वहां से आ चुकी है। आपकी टिप्पणी बाजार पे अब क्या होगी सर? विपुल सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, मार्केट करेक्ट कर रहा है, उसका इल्जाम आप मेरे सर पे क्यों ठीक रहा बोल रहे हैं कि हर बार जब मैं मिलता हूँ। सर, मैं तो सर सपोर्ट देके जाता हूँ, वो तोड़ अपने आप देता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब देखिए, अल्टीमेटली मार्केट इज द किंग। और ये भी चीज देखिए सर कि हमने लास्ट वीक भी जब मिले थे तो ये बात करी थी कि 22,610 के नीचे जिस तरीके से निफ्टी मेंटेन कर रही है। विपुल सर, बहुत दिन आपसे जब भी शो हुआ, एक हमने लेवल दिया था 22,033, 0022,033, और कहीं ना कहीं देखिए मार्केट ने आज उस लेवल को भी ब्रीच किया है और उसके 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे से ही एक रिवर्सल दिखाया है। अब देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि जितनी हम समझ रखते हैं, लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड कि कैसे भी करके ये लेवल मेंटेन हो जाए और इस लेवल को मेंटेन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा साइन ऑफ रिवर्सल दे दे। क्योंकि हमें कुछ चीजें समझनी होंगी सर। इलेक्शन का रिजल्ट जब आया था 4 तारीख को, उस टाइम निफ्टी ने करीबन 21,800 का जो लो रजिस्टर किया था, उस लो के बहुत पास है हम। और वो कहीं ना कहीं एक ऐसा लेवल था जहां पे आप ध्यान करें कि जो पूरा का पूरा हमारा सिस्टम है, जो 400 पार की उम्मीद लगा के बैठा हुआ था, उस दिन वी हैड अ फेस ऑफ, और हमने ये देखा था कि 400 पार छोड़िए, ये तो गवर्नमेंट मेजोरिटी भी नहीं बना रही है। एंड दैट वाज वन ऑफ द डीपेस्ट कट दैट वी हैव सीन इन द रीसेंट टाइम्स। और बहुत सारे मूविंग एवरेजेस भी जो हैं वो उस लेवल के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको अगर कैसे भी करके निफ्टी 22,000 के ऊपर या 21,800 के ऊपर, वो एक फाइनल पेनल्टिमेट लेवल होगा 21,800, अगर इसको ऊपर मेंटेन करती है तो वी आर वेरी नियर टू द बॉटम, और उसके बाद हम एक साइन ऑफ रिवर्सल यहां से देख सकते हैं। आज के लिए मार्केट में किस तरीके से मार्केट करेक्ट किया या किस तरीके से सारे स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, वो इतना बड़ा चिंताजनक बात नहीं लग रही है। आज के लिए एक सबसे बड़ी चिंताजनक बात जो है सर, वो आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। आप देखिए, मार्केट कितना भी करेक्ट किया हो, इस स्टॉक ने अपना रेजिलियंस मेंटेन किया था और कैसे भी करके 1200 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा था। बट आज जिस तरीके से ये 3% का कट लेके करीबन 35-36 रुपए के डाउनसाइड के साथ मेंटेन कर रहा है, और अगर हम इसकी एटीपी भी देखें, 1168 रुपए की एटीपी और उसके भी नीचे मेंटेन कर रहा है। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम पे जा सकता है।
और मैं समझता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का इस मार्केट के पार्टिसिपेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिकवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इनेविटेबल है। तो ड्यूरिंग द डे कोर्स ऑफ एक्शन हम देखेंगे, अभी जो भी टाइम बचा है उस टाइम में देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसे बिहेव करता है और उसके बाद निफ्टी कैसे बिहेव करती है। उससे ही थोड़ा बहुत डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिलेगा। रिलायंस पे व्यू क्या होगा सर, क्या करें रिलायंस में, जिनको कि बहुत ज़्यादा सवाल रिलायंस को लेकर के हैं। आज इसने अपना नया 52 वीक लो बना दिया है, दबाव काफ़ी ज़्यादा है और रिलायंस जैसा शेयर बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में है या फिर म्यूचुअल फंड के माध्यम से उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा बना हुआ है। क्या करना चाहिए रिलायंस पे भी? सर देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए ना मैं आपको एक बात बताऊं, ओवर द वीकेंड एक रिपोर्ट भी आई थी और उसका थोड़ा बहुत डिस्कशन भी हम लोगों ने किया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए सर बहुत ही चिंताजनक बात आ रही है। जी। बोली ये जा रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जब आपका एक्स बोनस हुआ था उस दिन मार्केट ने टॉप बना दिया था और वो टॉप बनाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज नीचे ही चले जा रहा है और अब निफ्टी के नए करेक्शन का ट्रिगर बनने वाला है रिलायंस। जस्ट दैट रिपोर्ट व्हिच इज सेइंग, नॉट दैट इट इज माय पर्सनल व्यू। और मैं तो खैर आपको पता ही है, जन्मजात बुलिश हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज हर जगह मुझे अच्छा ही लगता है, हर भाव पे अच्छा लगता है, बिकॉज लुकिंग एट द वैल्यूएशन दैट इट होल्ड्स एंड द काइंड ऑफ बिजनेस दैट इट इज डूइंग। मगर उस रिपोर्ट की माने तो सर रिलायंस इंडस्ट्रीज के लेवल्स बहुत नीचे की ओर अभी जाते हुए दिख रहे हैं और उस नीचे की ओर जाते देखते देखते वो निफ्टी के लेवल्स भी बहुत ही ज्यादा घातक दे रहे हैं। तो आई जस्ट प्रे टू गॉड कि वो रिपोर्ट गलत हो जाए, क्योंकि उसके हिसाब से तो सर रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां से करेक्ट करते करते नियर अबाउट बिलो 900 रुपीज जाने का दमखम रखता है, जो कि हम कोई भी नहीं देखना चाहेंगे। क्योंकि अगर इस तरह का करेक्शन आता है तो 22,000, 21,800, 20,000 सारे लेवल टूट सकते हैं। फिर हम कहीं ना कहीं 18,000 के लेवल पे जाके एक बॉटम फॉर्मेशन करेंगे, जो कि एट द वेरी फेस ऑफ इट बहुत हेल्दी नहीं होगा। तो अगर आप ये पूछें मेरी पर्सनल राय रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या करना चाहिए, बिल्कुल रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमारा वही एक जो व्यू पॉइंट है वो मेंटेन्ड है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करते रहें। हर फॉल, जैसे मेरे को तो ये फॉल भी अट्रैक्टिव लग रहा है और यहाँ पे भी हम थोड़ी थोड़ी करके बाइंग इनिशिएट करने की ही बात करें। तो अभी जो लोग बाय करना चाह रहे हैं, क्या थोड़ा बहुत खरीदारी करते रहना चाहिए, ये सलाह है आपकी सर? बिल्कुल बिल्कुल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि देखिए एक बहुत बेसिक बात बताता हूँ सर आपको। जी। मेरे को सर रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर का 850 रुपए आना बहुत बहुत चिंताजनक और डरावनी बात लगती है। बिल्कुल। वो इसलिए भी है क्योंकि निफ्टी में जिस तरीके का इसका वेटेज है, उस वेटेज को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज 850 आ गया तो फिर मार्केट कहीं बचेगा। मगर एक रियलिटी ये भी है, व्हाई शुड वी फॉरगेट द आइडिया एंड वी शुड ऑलवेज टेक इट एज अ स्टॉक। स्टॉक अगर करेक्ट कर रहा है, आज आपने 5400 रुपए का एचएएल जो कि 3,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, आपने वो होल्ड कर रखा है, तो फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज इन दोस टर्म्स, अगर मार्केट वेटेज आप हटा दीजिए, अगर 850 का एक एक्सट्रीम पॉसिबल लेवल की बातें, मतलब नॉट दैट आई एम प्रीचिंग इट, नॉट दैट आई एम बिलीविंग इट, बट मार्केट है, मार्केट में बैठे होते हैं, बहुत किस्म की बातें आती हैं, सारी चीजें होती हैं। अगर वो एक एक्सट्रीम व्यू पॉइंट भी बनता है तो स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करिए। हर 150 रुपए की डाउन साइड पे 20-25% अपना शेयर खरीदते रहिए। आपका 850 रुपए का भाव भी अगर आता है तो आपके पास थोड़ा सा पोजीशन बनी रहेगी, वहां से बना के और होल्ड करिए। अल्टीमेटली इफ द मार्केट हैज टू गो अप, देन रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड बैंक निफ्टी दे हैव टू परफॉर्म, ओनली देन द मार्केट विल गो अप। ठीक सर, चलिए इस बीच बड़ी संख्या में लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं सर, और आपके प्रशंसकों की संख्या काफ़ी मतलब जो है वैसे भी बड़ी संख्या में रहती है, तो लोग आपसे जुड़ करके बातचीत करना चाह रहे हैं। पहला प्रश्न सर निशा जी जानना चाह रही हैं, निशा शर्मा जी हैं, MOIL पे जानना चाह रही हैं। इन्होंने 390 पे MOIL के शेयर ले रखे हैं और ये जानना चाह रही हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। MOIL अगर हम देखें तो अभी 290-291 के आसपास चल रहा है, यानी इनकी खरीद से अगर हम देखें तो करीब करीब 100 रुपये का नुकसान इनको पर शेयर हो रहा है। 390 पे लिया है, 290-91 पे चल रहा है। जानना चाह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए, क्या एवरेज करें या फिर एग्जिट करें या फिर वेट करना चाहिए। नज़रिया इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो निशा जी जब भी बात करें आप तो अपना व्यू जो है क्या है वो अवश्य लिखें। जी सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए MOIL के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, और ये बात मैं MOIL के साथ साथ हर उस स्टॉक के लिए और हर उन इन्वेस्टर के लिए बोलना चाहूंगा जो बहुत हाई पॉइंट ऑफ
द वैल्यूएशन ट्रेजेक्टरी स्टॉक लेके रखे हुए हैं। देखिए बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने पोस्ट कोविड अपना इन्वेस्टमेंट चालू किया था और उनके लिए करेक्शन बहुत ही चिंताजनक रहा है। एमओआईएल में भी वो प्रॉब्लम है और बाकी सब में भी है कि मार्केट के वैल्यूएशन करेक्शन में ये सारे चपेटे में आ गए हैं। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है जो आप होल्ड कर रहे हैं और वो करेक्ट कर गई है, वो 52 हफ्ते के लो पे चल रही है, तो अब यहाँ पे आपके पास दो ही स्ट्रैटेजी है। एक स्ट्रैटेजी ये है कि आप यहाँ पे अब एवरेज करना चालू करें, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप ये भी बोल सकते हैं कि हाँ हमारा बैंडविड्थ अब इतना नहीं है, हम एवरेज नहीं कर सकते। इवन इफ दैट इज द केस, देन प्लीज डोंट एग्जिट द मार्केट। क्योंकि ये इन्होंने सवाल किया है, इसीलिए मैं जवाब में और दर्शकों के लिए भी कवर कर रहा हूं। बिल्कुल। या एमओआईएल हो या कोई भी कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, बिल्कुल भी एग्जिट करने का अब ये सही समय नहीं होगा। ये पेन बहुत हद तक जा चुका है, यू आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू एंड वेरी सून, मतलब ये कहना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा देखिए कि बॉटम कहां पे है और कब से रिवर्सल आएगा। ना आप बता सकते, ना मैं बता सकता, ना कोई और। मगर हाँ, अब हम जिस लेवल पे, जिस सिचुएशन में आके बैठे हुए हैं, वहां पे और ज्यादा अब करेक्शन आए और आपके पास बैंडविड्थ ना हो, थोड़ा सा टाइम दे इस मार्केट को। इफ यू कैन नॉट बाय स्टॉक, बाय टाइम, बाय पेशेंस। पोर्टफोलियो देखना बंद कर दें, दूर हो जाएं। जैसे ही रिवर्सल आएगा, डेफिनेटली आपको मार्केट जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो अगर चिंता हो रही है, पोर्टफोलियो देख के, स्क्रीन देख के चिंता हो रही है, don't take any panic call, stick around, hang around the market. Whenever it reverses, it will give you decent profits। और हिस्ट्री में भी हमने सर देखा है, अभी तो आप 15% निफ्टी करेक्शन में बैठे हैं, हमने तो 36-36% का करेक्शन देखा है और उसके बाद भी रिवर्सल देखा है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, पेन है, मैं समझ सकता हूं, मेरी पोर्टफोलियो में भी है, विपुल सर की पोर्टफोलियो में भी होगा, सबकी पोर्टफोलियो में होगा। सभी इस करेक्शन में कहीं ना कहीं एक अपना ब्लॉकेड लेके बैठे हुए हैं। डोंट वरी, इफ यू कैन बाय बाय, इफ यू कैन नॉट बाय, स्टे अवे बट डोंट सेल। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं एमओआईएल पे। तो देखिए एमओआईएल पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इसने अपना एक सपोर्ट तोड़ा है। बिल्कुल ये एवरेज करने लायक काउंटर है, मगर एवरेज यहां नहीं करेंगे। एवरेज करने के लिए इनको अराउंड 278 का लेवल मिलेगा, वहां पे ये एवरेज करना चालू करेंगे। अभी नो ट्रेड जोन है, कोई भी बाइंग या सेलिंग ना करें, कोई भी बाइंग या सेलिंग ना करें। चलिए, ये सलाह है। और बाकी पैनिक में आके बेचना नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये लगातार जो है एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं। अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर अगर आपके पास हैं तो ये पेशेंस आपका चेक कर रहे हैं, आपको अपने धैर्य का परिचय देते हुए यहाँ पर अभी बने रहना है। और कहाँ कहाँ पर एवरेजिंग करनी है उसकी सलाह भी हम लगातार उन शेयरों के बारे में दे रहे हैं, रचित जी बता रहे हैं आपको। चलिए, आर सरकार जी का प्रश्न आया है सर, वो पीएफसी के बारे में कह रहे हैं कि सर पीएफसी के बारे में कुछ बोलिएगा प्लीज़ सर। पीएफसी और आरईसी क्या मूव है गिरते बाजार में भी? अब तो खैर गिरता नहीं है, हरे निशान में आ गया बाजार। तो सर बाजार में शानदार रिकवरी, 16 अंक ऊपर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ, और काफ़ी लोगों के मन में जो है 22 अंक ऊपर। तो शानदार रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिल रही है, करीब करीब 150 अंकों के आसपास की रिकवरी जो है वो देखने को मिल रही है। तो राहत की सांस तमाम दर्शकों के मन में आती हुई 708 शेयर ऐसे हैं इस समय, हालांकि अभी भी जो बढ़ के कामकाज कर रहे हैं, और 2100 से ज़्यादा शेयर गिर के कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि राहत निफ्टी पे है, मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी ज़्यादा राहत नहीं है। चलिए पीएफसी पे बात करते हैं सर। पीएफसी पे इनका प्रश्न है, कह रहे हैं कुछ बोलिए। तो बिल्कुल बोलेंगे सर। आज की इस माहौल में 4% ऊपर पीएफसी, आरईसी 4.25% ऊपर। आपकी टिप्पणी सर जिनके पास है वो क्या करें, और अगर फ्रेश बाइंग करनी हो तो क्या पीएफसी में कोई अपॉर्चुनिटी है करंट लेवल को ध्यान में रखते हुए? देखिए पीएफसी के लिए पहले तो एक चीज देख लीजिए कि सेक्टर का पी जो है वो 11.71 है और इसका जो ट्रेलिंग पी है वो 5.61 है। वैल्यूएशन टर्म्स में कंफर्ट दे रहा है। पीएफसी में एक और चीज देखिए सर, विपुल सर आप भी जानते होंगे, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कंटेंटेड काउंटर है, ऑफ हाइज अच्छा करेक्शन दिया है। अगर फ्रेश पोजीशन बनाने की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल वो भाव बहुत ही आसपास आता हुआ दिख रहा है। अराउंड 362 364 लेवल्स पे मिले, आप इसमें फ्रेश पोजीशन बिल्कुल बनाएं। मगर इसमें पोजीशन बनाने की एक और शर्त ये है कि इसको मध्यम से लंबी अवधि के लिए अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो ही पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि ये अभी रिवर्सल में थोड़ा सा टाइम देगा। जिन कंपनीज को ये फाइनेंस रेस करके देता है उन कंपनीज का टाइम आने वाला है। समर सीजन हम अप्रोच कर रहे हैं और समर सीजन में इस बार देखिए हम रिकॉर्ड तोड़ पावर कंजम्पशन करने वाले हैं, जिस तरीके से अब हमें वेदर देखने को मिल रहा है। और सॉरी, उसमें जो भी मेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं,
बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा, पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, इसकी फाइनेंसिंग भी बढ़ेगी, डेफिनेटली इसका ऑर्डर बुक भी इंप्रूव होगा। अगर मध्यम से लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हैं 364 362 वो दो लेवल्स होंगे जहां पे आप अपनी इसमें पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और जिनके पास है सर वो होल्ड करें अभी पीएफसी को? बिल्कुल होल्ड करें, और 362 364 का लेवल है सर, एवरेज भी करें। एवरेज भी करें, चलिए ठीक है। चलते हैं, प्रियंका साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। प्रियंका जी को नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते प्रियंका जी, कैसी हैं, कहाँ से बोल रही हैं आप? हाँ सर, मैं ठीक हूँ, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। उड़ीसा से? अच्छा, उड़ीसा से बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात मैम। जय जगन्नाथ, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैं आपका शो देखती थी पहले भी मनी 9 में, ये भी अमर उजाला में देखती हूँ, बोनस। थैंक यू मैम, थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम हमारा? हाँ सर, वहाँ पे भी अच्छा लगता था, यहाँ पे भी और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। ये जो आप लोग थोड़ा उत्साहवर्धन करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है मैम, कि इस ऐसे बाजार में जब आप लोग लॉस में हैं तब भी आप लोग अपना प्रेम, अपना उत्साह। जीतने का कारण सर आप ही लोग हैं, आप लोग जो एडवाइस देते हैं, नहीं तो मतलब कब का लॉस बुक कर चुकी होंगी, लेकिन सर आपके वजह से मतलब आपके सब जो एडवाइस करते हैं वो हमको बहुत साहस देते हैं टिके रहने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अपना साहस, अपना ये धैर्य बनाए रखिए और यही बाजार आपको रिवॉर्ड भी करेगा। बताइए मैम, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, मेरा सवाल है एचसीआई के ऊपर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जी जी। उसमें सर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। हाँ। और मैं 2 साल के लिए 3 साल भी होल्ड कर सकती हूँ सर। एवरेज प्राइस है 228 रुपीज, 430 शेयर। अच्छा, 228 रुपीज़, तो वाकई में पूरी आपकी रकम तो आधी हो गई है, 143 144 के आसपास आ रहा है। सर काफ़ी जो है नुकसान में है प्रियंका जी, लेकिन धैर्य बनाई हुई हैं। इनके लिए क्या सलाह रहेगी? 2-3 साल होल्ड कर सकती हैं, किस लेवल पे आप कंफर्टेबल होंगे कि अगर इनको अपनी क्रॉस को कम करना हो तो कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी है जहां पर इनको एवरेज करनी चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? सर देखिए, एससीआई में अगर हम देखें थोड़ा सा अभी करेक्शन रुकता हुआ तो मैं नहीं बोलूंगा, ये थोड़ी सी पेनफुल बात है। आप देखें एफआईएस भी अपना जो स्टेक होल्डिंग है वो कम करे जा रहे हैं, और थोड़ा डी ग्रोथ भी देखने को मिला है थोड़े नंबर्स पे, रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी। सॉरी। मेरी समझ से अभी कुछ ना करें, क्योंकि इन्होंने बहुत हद तक करेक्शन तो देख लिया है, थोड़ा सा और करेक्शन अभी बाकी है। मतलब ऑफ कोर्स जो मैं बात बोल रहा हूँ सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, बट सर सच्चाई से हम दूरी नहीं बना सकते। मैं समझता हूं यहां से करीबन इनको और डाउनसाइड का मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए। अभी 144 चल रहा है, 128 130 के आसपास आता है तो वहां पे ये एक बार एवरेज करें, और वहां पे एवरेज की भी एक स्ट्रेटजी ये दूंगा, क्योंकि इन्होंने इतने अपसाइड पे ले रखा है तो ये करीबन वहां पे सिर्फ 50% ही अपनी पोजीशन और बढ़ाएं, 100% एवरेज ना करें। थोड़ा सा वेट करना हो सकता है 1-2 क्वार्टर में, जब कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा और उसके चलते वैल्यूएशन करेक्शन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ जाए। क्योंकि देखिए वैल्यूएशन करेक्शन 2 तरीके से होता है, या तो कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है या फिर भाव इतना करेक्ट कर जाता है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस अब इंप्रूव होना ज्यादा जरूरी हो गया है, भाव का करेक्शन तो हो चुका है, तो वो टाइम वाइज करेक्शन फेज में जाएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन जाएगा। टाइम होराइजन जैसे कि मैम ने बता ही दिया है, लंबे समय के लिए होल्ड कर सकती हैं, 128 पे करें, कोई जल्दबाजी ना करें, और ऐसा कोई फंडामेंटली खराब कंपनी नहीं है जिससे हमें एग्जिट भी करना हो, तो पोजीशन मेंटेन रखें, धैर्य रखें, 128 रुपए के आसपास आए, 50% एवरेज को। ठीक मैम, चलिए अगला जो है प्रियंका जी के प्रश्न के बाद अगला सवाल लेते हैं, और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो हरिमोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरिमोहन जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते हरिमोहन जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ सर। जयपुर से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, पिंक सिटी से आपने फ़ोन किया है, और बताइए क्या हालचाल है। और आप जयपुर का सवाल नाम आते ही जो है थोड़ी सी मुस्कुराहट जो है हम देख रहे हैं रचित जी के चेहरे पे और ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये भी जयपुर से ही हैं रचित जी भी। अब आप लोग सीधे सीधे बात कीजिए, हम हट जाते हैं बीच में से। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मैंने जियो फाइनेंस के 226 की प्राइस पे शेयर लिए थे, 753 शेयर है मेरे पास में। किस रेट पे लिए हैं सर? और 226 की प्राइस पे। 226 कब तक होल्ड कर सकते हैं हरिमोहन जी से?
2 इयर्स, 2 साल तक। 2 साल, चलिए ठीक है। अब ये अच्छी बात है कि ज़्यादातर दर्शक जो हमसे जुड़ रहे हैं उनका नज़रिया लंबी अवधि का है, साल 2 साल होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल जो है, जैसे रिलायंस की स्थिति है, इसने भी आज अपना 52 वीक लो बनाया है 198.65 का, 226 पे लेके बैठे हुए हैं। क्या सर, बहुत लोग जिन्होंने जब ये लिस्ट हुआ था और उसके बाद जब ऊपर की तरफ जा रहा था, बहुत लोगों से मिस हो गया, क्या ये सही लेवल है 200 के आसपास जब जियो फाइनेंशियल में एंट्री करनी चाहिए? जिन लोगों ने ले रखा है हायर लेवल पे, इनको तो खैर 25-26 रुपये का ही लॉस हो रहा है, काफ़ी लोगों ने ऊपर भी ले रखा है, उनके लिए जियो फाइनेंशियल पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आपकी क्या सजेशन रहेगा? सर देखिए, एक चीज है, अभी इनके लिए जो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये तो नो ट्रेड जोन में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये जहां से लिए हैं वहां से इतना कोई करेक्शन किया नहीं है जिसके लिए इनको एवरेज करने की जरूरत पड़े। क्वांटिटी भी डिसेंट है एज अ रिटेल इन्वेस्टर, उसमें कोई भी बढ़त करने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं उन लोगों पे जिन्होंने हायर लेवल्स पे ले रखा है। तो देखिए, जो भी हमारे दर्शक हायर लेवल्स पे बैठे हुए हैं इसमें, उनके लिए मैं एक छोटा सा सजेशन करूंगा कि यहाँ पे 20-25% अपनी पोजीशन जो भी आप एवरेज करना चाह रहे हैं प्लीज इनिशिएट करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से सेलिंग रिवर्स हो जाएगी, मगर जिस तरीके से मार्केट करेक्ट किया है उसके साथ अभी जो करेक्ट कर रहा है, इसके लिए मैं एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा कि मार्केट अगर रिवर्स करता है तो ये भाव हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी मिस वाले भाव ना बन जाए। इसलिए जितना भी आपके पास क्वांटिटी है, अराउंड 20-25% आप यहां पे डाल के इसको एवरेज जरूर करें। मगर एक चीज ध्यान रखें कि हरिमोहन जी ने तो क्लियरली ये बात एडमिट कर ली है कि मध्यम अवधि के लिए रखने को तैयार है। जियो फाइनेंशियल में सिर्फ वही लोग पोजीशन बनाए या वही लोग एवरेज करें जो इसको मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखने को तैयार है। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है, कोई मिरेकल नहीं होने वाला। मार्केट इंप्रूव भी करेगा तो बहुत सारे ऐसे काउंटर्स हैं जो इंप्रूव करेंगे। जियो फाइनेंशियल्स में आपको कोई डायरेक्टली अभी इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। मध्यम से लंबी अवधि अगर आप होल्ड करना चाहते हैं और एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो जियो फाइनेंस विल बी द बेट। ठीक सर, चलिए, तो ये राय जो है जियो फाइनेंशियल को लेकर के निकल करके आ रही है। और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, जो कि स्वाति मोरे जी ने प्रश्न भेजा हुआ है। स्वाति मोरे जी का प्रश्न है M&M फाइनेंशियल को लेकर के, 287 पे इन्होंने लिया हुआ है। कह रहे हैं कि मैं जो है मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर एवरेज करना चाहिए, ये मुझे बता दें। M&M फाइनेंशियल पे एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी जब RBI की तरफ से जो टिप्पणी आई थी और उन्होंने जो है रिस्क वेटेज को जो है वो घटा दिया था 25 बेसिस पॉइंट, और उसके बाद से काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली थी सर। आज भी अगर हम देखें तो 170 के आसपास, माफ़ कीजिएगा, अभी जो है वो 270 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 16-17 रुपये के नुकसान पे हैं स्वाति जी, ज़्यादा नुकसान नहीं है। क्या करना चाहिए सर M&M फाइनेंशियल पे? कुछ नहीं करना चाहिए इनको, ये बहुत कंफर्टेबल भाव पे बैठी हुई हैं और ये टिपिकल नो ट्रेड जोन है फॉर स्वाति जी, क्योंकि ये इनके भाव के बहुत पास है। और मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो इनको बहुत जल्दी करीबन 290 से 296 का भाव देखने को मिलेगा, ये वहां पे बुक कर सकती हैं। अगर ये लंबी अवधि के लिए होल्ड करती हैं तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि इस स्टॉक को इन्होंने बहुत अच्छे दाम पे लिया है, इसको बिल्कुल छोड़ दें। और कुछ फंडामेंटल्स भी अगर हम देखें इसके, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि जो सेक्टर का पीई है वो तो 30 है और इसका 13 ही ट्रेलिंग पीई है। आप अगर कंपनी के नंबर्स देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत अच्छा ग्रोथ रजिस्टर किया है। लेटली एफआईएस ने भी इनकी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करी है, बुक वैल्यू भी इंप्रूव हो रही है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म अ वेरी गुड बाय। और अगर ये शॉर्ट टर्म भी ट्रेडर है तो अभी यहाँ कुछ ना करें, 290 ऑड लेवल्स आए, वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सोचें। ठीक सर। इस बीच सरकार जी कह रहे हैं कि मैंने शो को शेयर कर दिया है और सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग शेयर करें प्लीज़। तो थैंक यू सरकार जी, और आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि सरकार जी की तरह आप लोग भी अगर शो को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंच सके और हमको अपना परिवार को, बोनस के परिवार को और ज़्यादा विस्तार देने में मदद मिल सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ना तो सिर्फ आपको खुद सब्सक्राइब करना है, बल्कि अपने परिवार के लोगों से, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना है। और जितना ज़्यादा हो सके हमारे शो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम की पहुंच हो सके।
तो ये आप लोगों से निवेदन है। और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। जगदीश माली जी हैं। जगदीश माली जी कह रहे हैं IRFC को लेकर के इनका प्रश्न है। 500 शेयर 124 पे लेकर के बैठे हुए हैं जगदीश जी और जानना चाह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए। और जगदीश जी के साथ साथ सर अगर RVNL पे भी अगर थोड़ी सी बात आप कर दें तो रेलवे पे बहुत टिप्पणियाँ आ रही हैं, बहुत सवाल हैं। अब रिकवर किया है इंट्राडे में, आज अब 1% की गिरावट रह गई है, 111 के आसपास चल रहा है। RVNL में भी आज 4.5% तक की गिरावट थी, अब 2.25% की रह गई है। दोनों में इंट्राडे लेवल पर रिकवरी है, लेकिन रेलवे में जो लोग भी फंसे हुए हैं, आप उन्हें क्या सलाह मशवरा दे रहे हैं इस समय? सर देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा और बार बार मतलब पिछली बार भी जब हमने बात करी थी मैंने यही चीज कही थी। रेलवे से अभी भी आपको थोड़ी दूरी बना के रखनी होगी। और क्या पेन पॉइंट्स हैं वो हमने बताए थे। वैल्यूएशन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। आप इससे छोटा सा एक एग्जांपल देख लीजिए। विपुल सर, सेक्टर पी है 11.71 और इसका ट्रेलिंग पी है अभी भी इतने करेक्शन के बाद भी 22.25। तो आप ये देखिए कि वैल्यूएशन टर्म्स में कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। और जैसा कि मैं बोलता हूं कि थोड़ा सा करेक्शन और स्टॉक में होगा और जब नंबर्स इंप्रूव करेंगे तभी यहां कोई रिवर्सल आएगा। प्लीज, रेलवे में बार बार हम ये चीज बोल रहे हैं, कोई भी इमीडिएट अपसाइड की एक्सपेक्टेशंस ना रखें। थोड़ा सा टाइम अभी आपको वेट करना पड़ेगा। और जो दर्शक इसमें बहुत ऊंचे दामों में घुसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा अभी कुछ भी ना करें। एवरेज करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। थोड़ा सा और डाउनसाइड आए उसके बाद ही रेलवे में कुछ करिए, अभी कुछ भी मत करिए। अभी कुछ भी मत करिए, ये शायद ये सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है। फारूक साहब से बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। फारूक साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सर नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सलाम। विपुल सर क्या हाल है आपके? विपुल सर बिल्कुल बहुत अच्छे हैं सर, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए। और सर आप बताइए। सर आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ मैं। हाँ सर, क्या करें? सर आपका लाइव देख रहा हूँ कार्यक्रम, लाइव देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप लाइव देख रहे हैं। और क्या करते हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। अच्छा, बुलंदशहर से बोल रहे हैं, क्या करते हैं सर? सर हमारा डोमेशन काम है दस्तिकों का, कंस्ट्रक्शन होगा ना इसका। हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। और बताइए कैसे चल रहे हैं रोजे आपके? सर रोजे बड़े चल रहे, मस्त चल रहे हैं रोजे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए क्या सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है सर, मेरे जो 450 की पहले बाइंग थी वेदांता के अंदर, सर उसको मैंने एवरेज करके 430 पे उसको मैं ले आया। किस 430 पे है अभी? सर अब 430 पे, पहले था 400 पता बाइंग। 450, 20 रुपए कम हो गई। चलिए ठीक है जी सर। और चलिए अच्छी बात है। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर वेदांता आप? सर मैं तो कह रहा हूँ आप इसका फुल बैक आएगा ले लीजिए, फिर मैं अभी और ऐड करूँ, नीचे जाता था ये डाउन साइड। आपको तो इतना लॉस नहीं हो रहा, लोग तो काफ़ी ज़्यादा लॉस में इस समय बाजार में बैठे हुए हैं। 430 के एवरेज आ रही है आपकी, 407 408 पे अभी शेयर चल रहा है, 3-3.25% ऊपर है आज। तो आपको तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है सर, डिविडेंड देने वाली कंपनी है। चाह रहा हूँ कि अभी उसके अंदर मैं और ऐड कर लूँ क्या, 380 पर आए तो? अच्छा ठीक है, और ऐड करना चाह रहे हैं सर, और ऐड करना चाह रहे हैं। 380 के आसपास इन्होंने रखा हुआ है कि अगर इसके आसपास आए तो क्या फिर से और ऐड कर लें क्या? अभी एवरेज की कॉस्ट इनकी 430 के आसपास आ रही है। सर देखिए, ये वो कॉन्फिडेंस है जो हम हमेशा देखना चाहते हैं कि अगर स्टॉक गिरता भी है तो जो इन्वेस्टर हैं वो इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं और इतना कन्विक्शन रखते हैं। दिस इज समथिंग कि सबको देखना चाहिए। और डेफिनेटली इनकी स्टॉक पिकिंग भी बहुत ही उम्दा है, अच्छी डिविडेंड पेमेंट देने वाली कंपनी है। और आप देखें जो वैल्यूएशंस की हम बात करते हैं, सेक्टर पी 16 पे है, इनका ट्रेलिंग पी 12 पे है। और जो रेवेन्यू है वो भी ठीक हो रहा है, एफआईआई होल्डिंग भी बढ़ रही है। तो वैसे सब ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट और अगर एवरेज करने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि थोड़ा सा वेट करें। डेफिनेटली अगर मार्केट करेक्ट करता है, और क्योंकि देखिए हमने शो के स्टार्टिंग में बहुत सारे लेवल्स ऐसे बताए हैं जो कि एक हेल्दी लेवल्स नहीं है, अगर वो लेवल्स देखने को मिलते हैं तो मैं समझता हूं इनको अच्छा मौका मिलेगा। एंड अराउंड 372 376 लेवल्स ये आता है तो ही इसमें कुछ एवरेज करने की बात करें। अदरवाइज
क्योंकि इनका भाव इतनी पास है और इनको कोई ऐसा लॉस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे फिजूल में एवरेज करने का कोई मतलब नहीं है। आराम से होल्ड करें, रिवर्स देना होगा यहीं से करेगा, नीचे उन लेवल्स पे आता है तो एवरेज करें, अदरवाइज वेट एंड वॉच, आराम से भाव का इंतजार करें। ठीक सर, तो ये उम्मीद तक फारूक साहब आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। अगले दर्शक का सवाल लें उससे पहले सर हमने पीएफसी आरईसी की बात की, एक दो और पावर स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सुज़लॉन अब 50 के नीचे पहुंच गया था आज इंट्राडे लेवल पे, हालांकि अब रिकवरी है 1% ऊपर, 50 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 50 पे क्या करें सर, या सुज़लॉन पे क्या एवरेज करने की सलाह? इस पे शायद ये प्राइसेस आप जो देख रहे हैं ये करीब 10 मिनट लेट है, तो इस वजह से आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है। अदरवाइज रिकवरी आई है पिछले कुछ मिनटों में काफ़ी तेज सुज़लॉन एनर्जी के अंदर, अब जो है 50 पे आसपास पहुंचता हुआ। तो सुज़लॉन एनर्जी पे जो है आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे सर। और दूसरा एनएचपीसी, जहां पर कि काफ़ी ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन है, वहां पर क्या करना चाहिए? 72 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इन दोनों शेयरों पे आपकी राय? सर देखिए, सुज़लॉन में तो मैं एक चीज बोलूंगा, सुज़लॉन बिल्कुल डू और डाई मूवमेंट वाले चार्टिकल पैटर्न पे भी बैठा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल ले लीजिए, मगर एक चीज समझ लीजिएगा कि 48 रुपीस के नीचे अगर 1 से 2 दिन ये बंद हो जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। ये इंट्राडे लोस को मत देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक लेवल है 50 का। हमने पिछले हफ्ते भी आपके शो में ही बात करी थी, 50 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक किया था इसने इन द जून ऑफ 2024, और उसके बाद ही आप ये देखिए जिस तरीके से रैली करता हुआ गया था, रेस्ट इज हिस्ट्री। अब वही इसमें एक टेक्निकल चीज समझने की होती है सर, कि जो एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन होता है उससे जब एक ब्रेकआउट देके जब कोई काउंटर ऊपर की तरफ मूव करता है तो वहीं के आसपास आपको उस पर सपोर्ट भी देखने को मिलता है, और वही 50 रुपए का लेवल है जहां पे ये बैठा हुआ है। 48 रुपए के नीचे अगर ये 2 दिन क्लोजिंग कर देता है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएं और बिल्कुल एग्जिट करें, फिर थोड़ा डीप डाउन मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज बिल्कुल करंट लेवल्स बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं, आप बाइंग करें, यहां से अपसाइड रजिस्टर करता हुआ दमकम दिखाता हुआ ये काउंटर दिख सकता है। ठीक, और एनएचपीसी सर? एनएचपीसी में जी 72 के आसपास पहुंच गया है, बीच में थोड़ी सी मजबूती दिखाई थी जी। एनएचपीसी का सर हमने लास्ट वीक भी बात करी थी, मैंने सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए ग्राफ खोला है। 72 रुपए का पॉइंट है सर, आप अपने शो में हमेशा हम एनएचपीसी की बात करते हैं, 72 रुपए का पॉइंट है। 72 रुपए का पॉइंट अगर हम मानते हैं तो ये बात मान के चलिए कि 7150 के नीचे अगर एक क्लोजिंग दे देता है और 2-3 दिन, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और एग्जिट करें। अदरवाइज 72 रुपए में आराम से खरीदें और 80 रुपए के आसपास आए, तो इस रेंज में ये चल रहा है, आराम से इस रेंज में आप ट्रेडिंग करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये लेवल जो है एनएचपीसी और सुज़लॉन को लेकर के निकल करके आ रहे हैं। चलिए अगले दर्शक का से बातचीत करते हैं। अनुप्रिया जी बहुत देर से वेट कर रही हैं। अनुप्रिया जी को नमस्कार। विपुल जी नमस्कार। नमस्कार अनुप्रिया जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। अच्छा, दिल्ली से ही बात कर रही हैं, चलिए बहुत बहुत स्वागत है मैम, दिल्ली से ही आप बोल रही हैं। बताइए क्या प्रश्न है? और बाजार की गिरावट में आपके पोर्टफोलियो में भी काफ़ी उथल पुथल हुई होगी। उथल पुथल हो रही है, बट आप लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए, तो इतनी टेंशन नहीं है। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू। और ये अच्छा लगता है जब आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, तो लगता है कि नहीं ठीक है, अभी बाजार में ठीक है पैनिक सेलिंग है, थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, लेकिन अगर जो लोग इन्वेस्टर हैं और लंबी अवधि के लिए निवेशक हैं उनको इसी तरीके का धैर्य दिखाना चाहिए। अनुप्रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए क्या सवाल है आपका आज का? मेरा सवाल ये है विपुल जी, अभी मुझे रिसेंटली आईपीओ मिला है क्वालिटी पावर का। अच्छा, तो मुझे उसको लेके बिल्कुल भी कोई क्लैरिटी आ नहीं पा रही है अभी। मैम अभी क्वालिटी पावर में मतलब अच्छे जो अभी हम थोड़ी देर पहले रिलायंस की बात कर रहे थे, और भी बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो बाजार के दिग्गज कहे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में क्वालिटी पावर को लेकर के क्लैरिटी नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हाल की लिस्टिंग है क्वालिटी पावर और इनको आईपीओ में अलॉट हो गया, अभी क्या करना चाहिए? क्या ये आईपीओ को के अंदर इतनी क्वालिटी है कि इन्हें होल्ड करना चाहिए या इसके अंदर से इनको निकल जाना चाहिए? नहीं देखिए, ये कहना गलत हो जाएगा कि कंपनी में क्वालिटी नहीं है। मार्केट करेक्ट कर रहा है, मार्केट के करेक्शन में सबकी पिटाई हो रही है सर। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी क्वालिटी छोड़ने को तैयार हो गया, क्वालिटी पावर तो कल का आया हुआ बच्चा है, बिल्कुल भी कोई चिंताजनक बात नहीं है, होल्ड करें। और क्वालिटी पावर का सर हम
लास्ट वीक भी आपके शो के माध्यम से हमने डिस्कशन किया था, जहां पे हमने इसके प्रोडक्ट लाइनअप की भी बात करी थी, और ये बात हुई थी कि अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में आपको जरूर देखने को मिल सकता है, बट जिस तरह की कंपनी के प्रोडक्ट लाइनअप है और जो हम आगे आने वाले समय में पावर जनरेशन और इसकी रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, क्योंकि सर बहुत हद तक ना इसके इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो जैसे जैसे पावर जनरेशन और पावर रूटिंग बढ़ेगी, जैसे जिस तरीके से इंडस्ट्रीज चालू होंगी, बड़ी बड़ी होंगी, जिस तरीके से डीपर पेनिट्रेशन मिलेगा, और ये सर मैं अगले साल मतलब अप्रैल के मंथ से एक्सपेक्ट कर रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जैसे ही गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और बढ़ेगी और डीपर पेनिट्रेशन जाएगा, बिल्कुल ये सारे स्टॉक परफॉर्म करेंगे, कोई चिंताजनक बात नहीं है। मार्केट के करेक्शन में सब चपेटे में आए हुए हैं, ये भी आ गया, कोई परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल इसको होल्ड करें, चिंता की कोई परेशानी नहीं है। चिंता की कोई परेशानी नहीं है, होल्ड करने की सलाह अनुप्रिया जी आपके लिए। और इस बीच सर प्रतीक जी आपसे जानना चाह रहे हैं विप्रो के बारे में। 270 पर लेकर के बैठे हुए हैं विप्रो का शेयर। आईटी से में आज हम देख रहे हैं रिकवरी है, आईटी से आपकी उम्मीदें क्या है? विप्रो सर वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा सस्ता भी है अपने जो पीयर ग्रुप है उसके मुकाबले, क्या सलाह रहेगी? ब्रेक इवन पे बिल्कुल बैठे हुए हैं, 285-84 के आसपास ये जो है ये चल रहा है अभी, और इन्होंने जो ले रखे हैं ये ले रखे हैं 270 पे, इनफैक्ट 14 रुपये इनके बन रहे हैं सर, ब्रेक इवन पे भी नहीं है। क्या सलाह रहेगी विप्रो पे? देखिए विप्रो पे मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो प्लीज प्रॉफिट बुक करिए और निकल जाइए। यू आर द वेरी अमंग द लकी फ्यू जो पैसा कमा पा रहे हैं इस वॉलेटाइल मार्केट में, निकले। अब हम ये मान लेते हैं कि ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो डेफिनेटली सर सेक्टर पी 31.91 है और इसका ट्रेलिंग पी 24.5 है, और स्ट्रेंथ भी अगर हम देखें तो लो डेट कंपनी है, एफआईएस ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है, ईपीएस इंप्रूव हुआ है, और हल्का सा नेगेटिव जो है बस यही है कि प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी सी ऑफलोड करी है। अब सर पूरे सेक्टर की अगर हम बात करें तो मैं एक्चुअली आईटी में मुझे इतनी कोई चिंताजनक बात एट द वेरी फेस ऑफ इट दिख नहीं रही थी, और आपके चैनल के माध्यम से हमने बहुत बार ये बात बोली भी। पर सर डोनाल्ड ट्रंप ने जो लास्ट वीकेंड किया है उसके बाद मैं थोड़ा सा आईटी सेक्टर या हर एक ऐसे सेक्टर में कंफ्यूज हो रहा हूं जो कि कनेक्टेड है विथ यूएस। सर जिस तरीके से उनका यूक्रेन के तरह जो व्यवहार रहा है, और जो अब एक ड्रिफ्ट तैयार हो रहा है, मतलब आप देखिए देयर इज पार्ट ऑफ यूरोप व्हिच इज गेटिंग इन फेवर ऑफ यूक्रेन, और यूएस बिल्कुल ही एंटी यूक्रेन खड़ा हो गया है। तो ऐसी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जब हमको देखने को मिलती है ना सर, तो ऐसे कंपनीज जो कि इतनी ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखना ही ज्यादा समझदारी दिखती है। अभी 1-1.5 हफ्ते में थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से ये बात अपने जहन से नहीं निकाल पाएंगे कि एक साइड तो यूक्रेन के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं और यूरोप उसके फेवर में खड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यूएस यूके डिवाइड और रशिया के साथ यूएस का जाना थोड़ा सा एक बार देख ले सर। प्रॉफिट अभी बुक हो रहा है, एक बार प्लीज एग्जिट करें। पैसे बन रहे हैं सर, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, देखेंगे फिर आगे मौका मिलेगा खरीद लिया जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन अभी के लिए एक बार के लिए मुनाफा बुक कर लें, ज़्यादा बेहतर है।